डियर व्यूअर्स टू साई समर्थ गायनी क्लासेस वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर शिखा पांडे और आज हम बात करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सिट विथ मी टू लिसन व्हाट इज थर्ड स्टेज, हाउ डू वी मैनेज इट, हाउ डू वी प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, और होते क्या है कॉम्प्लिकेशंस, मैनेज कैसे करना है कॉम्प्लिकेशंस को, यू आर वेलकम टू द क्लास। तो बच्चों, जैसे ही फीटस एक्सपेल होता है ना, फीटस के एक्सपेल होने से लेकर प्लेसेंटा के रिमूवल और यूट्रस का वापस थोड़ा सा सिकुड़ जाना, रिट्रैक्ट, सिकुड़ जाने को क्या कहते हैं, रिट्रैक्ट होना, वापस थोड़ा छोटा होने लगता है, तो ये सब कुछ होता है थर्ड स्टेज में। और हमारा गोल ये है कि अनइवेंटफुली सारा काम हो जाए, प्लेसेंटा रिमूव हो जाए, यूट्रस रिट्रैक्ट हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो क्या कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है? कॉम्प्लिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पीपीएच, दैट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी बाद में। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन है रिटेन्ड प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा रिमूव नहीं होता है, किसी कारण से निकल नहीं पाता है और बहुत लंबा समय लग जाता है, उसको कहते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। ठीक है, फिर होने को तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे अगर ज़्यादा पीपीएच हो गया तो पेशेंट शॉक में जा सकती है, या फिर ब्लड वेसल्स थोड़े से एवर्स हो गए और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है। कोई भी बात आगे करने से पहले आपको ये बात मालूम होना ज़रूरी है कि प्लेसेंटा सेपरेट होता है। तो पहले तो कौन सी उसकी जो एक वो थ्योरी होती है, एक शूल्ट्स मेथड होता है, किताबों में दिया है आपके, और एक है मैथ्यूज डंकन थ्योरी। दोनों थ्योरीज़ में ये बताया गया है कि जब प्लेसेंटा अलग होता है ना यूट्रस से, तो कहाँ से अलग होना शुरू होता है। तो शूल्ट्स थ्योरी ये कहती है कि ये जो पार्ट है ना, सेंट्रल वाला, यहाँ पे प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में कुछ रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट इकट्ठा हो जाता है और फिर उस वेट की वजह से प्लेसेंटा नीचे खिसक आता है। ये फंडल एरिया है, प्लेसेंटा फंडस पे रहता है अटैच्ड यूजुअली। तो यहाँ से फिर वो नीचे आ जाता है, देख रहे हो यहाँ पे नीचे आ गया इस इधर इस पिक्चर में। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं भाई, पेरीफेरी से शुरू होता है वो अलग होना, मैथ्यूज डंकन थ्योरी ये कहती है। वो तो बात होगी थ्योरी की। अब जब प्लेसेंटा कुछ देर में ऑटोमेटिकली वो सेपरेट हो जाता है यूट्रस से और वो नीचे यहाँ पर नीचे आ जाता है, लोअर पार्ट में आ जाता है यूट्रस के, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है। और क्या साइंस हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब ये प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है ना, यहाँ नीचे आके बैठ जाता है और ऊपर का यूट्रस रिट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फर्म हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि दो स्वेलिंग है, एक तो यहाँ पे ये यूट्रस की स्वेलिंग है और एक यहाँ पे ये प्लेसेंटा की स्वेलिंग है, तो एक के ऊपर एक दो स्वेलिंग हो जाती हैं। तो ये इस तरह की पिक्चर दिखती है। अब ये जब प्लेसेंटा नीचे आ गया तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड अभी यहाँ पे छोटी सी लटक रही है, ये बड़ी हो गई, तो अम्बिलिकल कॉर्ड लंबी हो जाती है ना। और यूट्रस इट इज़, उसकी हाइट बढ़ जाती है, जितनी हाइट पे यूट्रस था, यूट्रस की हाइट बढ़ जाती है एब्डोमेन में, क्योंकि वो प्लेसेंटा के ऊपर बैठ जाता है। तो ये साइंस होते हैं। ब्लीडिंग चालू हो जाती है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, वो तो जैसे ही सेपरेट होना शुरू हुआ ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो ये साइंस है प्लेसेंटल सेपरेशन के, ये आपको पता होने चाहिए। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर किया जाता है आजकल। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव हो गए किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि भाई पीपीएच ना हो जाए। तो पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल बता दिए हैं, कुछ नियम कायदे बता दिए हैं, वही फॉलो करने हैं। तो जैसे ही फीटस एक्सपेल हुआ, फीटस डिलीवर हुआ, आपने उसकी डिलीवरी के 1 मिनट के अंदर पेशेंट को ऑक्सीटोसिन देनी है। सो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 10 international units, either intramuscular, or if there is an intravenous access already present, then you can give an infusion. दूसरा कंपोनेंट है AMTSL का controlled cord traction. So delivery by controlled cord traction. तो 6 मिनट का एक ऑन एन एवरेज औसतन समय लगता है प्लेसेंटा को सेपरेट होने में। और आपने देख लिया कि हाँ, सबसे पहले आपने देखा कि साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन प्रेजेंट हैं, सेपरेट हो गया है प्लेसेंटा, फिर आपने कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करना है ना।
तो ये पहले क्या किया करते थे कि जैसे ही डिलीवर हुआ वैसे ही आपने ट्रैक्शन देना चालू कर दिया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको पहले यू हैव टू लेट द प्लेसेंटा सेपरेट। तो जो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन का जो तरीका है ना, उसको कहते हैं ब्रांट एंड्रयूज मेथड। अभी आपको दिखाते हैं। और अब ये मॉडिफाइड ब्रांट एंड्रयूज मेथड, वो ये है, मॉडिफिकेशन क्या है उसमें कि आपने ये देख लिया कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, आपने साइंस से इंश्योर कर लिया और अब आप ट्रैक्शन दे रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड है? मॉडिफाइड ब्रांट एंड्रयूज। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि आपने जब प्लेसेंटा को सेपरेट होने दिया और अब आप ट्रैक्शन दे रहे हो, तो आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जो फंडल पार्ट है यूट्रस का, वो प्लेसेंटा के साथ खींच के अंदर नहीं आ जाएगा। और एक और कॉम्प्लिकेशन, uterine inversion. Yes, so if you pull the placenta before it has separated from the uterus, you pull the cord and it takes the uterus along with it, और uterus invert होके अंदर आ जाता है। उसको कहते हैं acute uterine inversion बच्चों, and it is a serious complication. It can lead to death due to neurogenic shock. Okay, तो ये हो गया थर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यूटराइन इन्वर्जन, राइट। तो AMTSL के हमने आपको अभी 2 एलिमेंट्स बताए हैं। पहला क्या है? प्रोफाइलैक्टिक ऑक्सीटोसिक। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है पहले से। तो आप पहले से ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं विद इन 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं लिखा और ये बताया, तो भी आप 80% सही हो। सेकेंड एलिमेंट है डिलीवरी बाय कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, और थर्ड एलिमेंट है यूटेराइन टोन असेसमेंट एंड यूटेराइन मसाज। अगर एटोनी हो तो जैसी डिलीवरी हो गई, आपने ऑक्सीटोसिन भी चालू कर दिया, आपने वेट किया, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, आपने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन दिया और आपने निकाल लिया। उसके बाद एक और एलिमेंट है, आपको यूट्रस को असेस करना है। यूट्रस को असेस करना है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, जैसे करते हैं ना, उस तरह से एक हाथ अंदर रहता है हमारा विजाइना में और एक हाथ ऊपर रहता है पेट के, पेशेंट के, और हम टोन चेक कर रहे हैं। हम प्रेस करके देखते हैं फिंगर से। यूट्रस अगर दब रहा है तो वो फ्लैबी है, और अगर नहीं दब रहा है, फर्म हो गया है, तो वो रिट्रैक्ट हो गया है। अगर वो फ्लैबी है तो टोन उसकी कम है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने मसाज करना है, बाय मैनुअल मसाज, थोड़ी देर तक उसको घिसते रहना है। इफ़ देयर इज़ एटोनी, तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं AMTSL के। ओके, ये देखो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। ये फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है? हमने इस तरह से पकड़ना है, ये क्लैंप है, क्लैंप को इस तरह से पकड़ना है। एक हाथ हमारा राइट हैंड यहाँ पर नीचे है, लेफ्ट हैंड ऊपर है। इस वाले से हम अपवर्ड ट्रैक्शन दे रहे हैं, हम यूट्रस को पकड़ के ऊपर धकेल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूट्रस नीचे आ जाए और इन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। और इस हाथ से हम नीचे खींच रहे हैं, तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, और इस तरह से हम ट्रैक्शन दे रहे हैं और निकाल लेते हैं। दिस इज मॉडिफाइड ब्रांट एंड्रयूज मेथड। सिर्फ थ्योरी के लिए बता देते हैं कि एक और मेथड हुआ करता था पहले, जिसको कहते थे क्रीडीज मेथड। अबैंडन हो गया है, मतलब छोड़ दिया गया है, कोई नहीं करता है। क्रीडीज मेथड बेसिकली ये होता है कि पेट के ऊपर निचले हिस्से में हाथ रख के, है ना, द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द एब्डोमेन, यू आर प्लेसिंग योर हैंड ओवर इट एंड यू आर गिविंग अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इट। तो आप नीचे की तरफ उसको है पेट के ऊपर हाथ रख के और धक्का दे रहे हैं ताकि जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो जाए। आप सेपरेट करने की कोशिश करें। क्रीडीज मेथड बोलते थे इसको, और इसकी वजह से इन्वर्जन होता था। अब इसको छोड़ दिया गया है, कोई नहीं करता है इसको। ओके, तो बच्चों अब बात आती है कि PPH जो पहला कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कैसे करना है, और अगर हो जाए तो उसको मैनेज कैसे करना है, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे पोस्टपार्टम हेमरेज का क्या मतलब है। पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। बहुत ज़्यादा ना हो, अगर 500 ml से ज़्यादा विजाइनल डिलीवरी में और 1000 ml से ज़्यादा सिजेरियन सेक्शन में ब्लीडिंग होती है, या फिर इतनी ब्लीडिंग कि मदर की जनरल कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाए, उसके वाइटल्स फॉल करने लगे, तो वो PPH की कैटेगरी में आता है। यदि कि अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी एनीमिक है और वो ब्लीड करने लगती है, थोड़ा सा भी ब्लड लॉस होगा तो वो तो फेंट हो जाएगी, तो वो भी PPH कहलाएगा, राइट। अब PPH को किस तरह से प्रिवेंट करें, तो उसी के लिए है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और उसके तीनों कंपोनेंट अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताए हैं, वो इसी के लिए है।
पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए है। तो प्रीवियस प्रैक्टिस बहुत पहले एर्गोमेट्रिन दिया करते थे, मिथार्जिन, मिथाइल एर्गोमेट्रिन, इट वाज गिवन प्रीवियसली आफ्टर डिलीवरी, लेकिन वो स्पैज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है यूट्रस का, पहले भी आपसे इस संबंध में बात कर चुके हैं, तो अब नहीं दिया जाता। तो अब क्या क्या देते हैं? तो ऑक्सीटोसिन देते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन कैसे देते हैं? तो 1 मिनट के अंदर 10 इंटरनेशनल यूनिट्स, आइदर इंट्रामस्कुलर और आईवी इन्फ्यूजन। क्या क्या उसमें प्रॉब्लम होती है? इट हैज़ टू बी रेफ्रिजरेटेड। कितना टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो यू हैव टू मेंटेन अ कोल्ड चेन, एंड इफ इट इज़ नॉट मेंटेन और इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल, तो फिर क्या करना है? फिर आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकते हैं, PGE1, मीज़ोप्रोस्टोल। What is the dose? So it comes in tablet form. It can be stored at room temperature. It is cheap, easily available, and so it can be used. So 600 micrograms usually orally it is given. तो एक टैबलेट 200 की होती है, तो 3 टैबलेट ओरली हम दे देते हैं. इज दैट ओके? नाउ दैट इज गिविंग मीज़ोप्रोस्टोल फॉर प्रोफाइलैक्टिक यूज इफ ऑक्सीटोसिन इज नॉट अवेलेबल, उसकी बात कर रहे हैं. बट यूजुअली प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिजर्व करके रखते हैं पीपीएच जब होने लगता है तब के लिए. ओके तो प्लेसेंटा को हमने डिलीवर करा लिया और फिर हमें यूटराइन टोन असेस करनी होती है कि अभी यूट्रस फ्लैबी होता है, एटॉनिक होता है. तो अब हम आते हैं कि पीपीएच के कॉजेज़ क्या होते हैं. तो शॉर्ट में आपको बताएंगे. यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो यूट्रस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके मसल फाइबर्स के बीच में, उसके मसल फाइबर्स, जैसे ये यूट्रस है तो उसके जो मसल ब्लड वेसल्स ऐसे रेडियली रन करते हैं, मसल फाइबर्स ऐसे रहते हैं. ये मसल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं और ब्लीडिंग बंद हो जाती है. तो यूट्रस का रिट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, यूट्रस में टोन आना बहुत ज़रूरी है. और अगर फ्लैबी रहता है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, उसमें टोन नहीं आती, तो फिर पीपीएच होता है. तो पहला कॉज होता है पीपीएच का एटॉनिक पीपीएच. दूसरा कॉज क्या होता है? दूसरा कॉज होता है, टी से होते हैं वो सारे. टी से the first one is tone, the second thing is trauma. If there is a injury somewhere, either cervix में है, vagina में है, कहीं पर भी है, bleeding होगी, trauma. So trauma का मतलब इंजरी. और तीसरा है टिश्यू. अगर आपने प्लेसेंटा को डिलीवर करा लिया, यू पुल द कॉर्ड, यू कंप्लीट, बट इट इज़ इनकम्प्लीट. यहाँ से थोड़ी सी मेम्ब्रेन गायब है, यहाँ से थोड़ी सी प्लेसेंटा ही गायब है, और ये सब कहाँ छूट गया? ये सब यूट्रस के अंदर छूट गया. तो वो टिश्यू जो वहाँ पर छूट गया ना यूट्रस के अंदर, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट नहीं होने देगा, और फिर वो फ्लैबी रह जाएगा यूट्रस, मतलब कि टोन नहीं आएगी उसमें, और फिर ब्लीडिंग होगी. तो टिश्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और टिश्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंडरी पीपीएच में. तो पीपीएच 2 तरह का होता है, एक जो 24 घंटे के अंदर मैनिफेस्ट करता है, और एक जो 24 घंटे के बाद 6 महीने तक के पीरियड में मैनिफेस्ट करता है. So the first one is known as primary and the second one is secondary, and this tissue is the main cause of secondary PPH. Trauma and tone is main cause of primary PPH. ठीक है. फिर थ्रोम्बिन भी एक कारण होता है. थ्रोम्बिन का मतलब है कि कहीं कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है लेडी को, तो भी पीपीएच होगा ना भाई, है ना. तो ये सब मैंने आपको कॉजेज़ बताए कि किस पोस्टमार्टम हेमरेज क्यों होता है. तो एक बात इस सब में निकल के आई कि 3rd स्टेज ऑफ लेबर में जब प्लेसेंटा को हम डिलीवर कराते हैं, तो हमने बहुत अच्छे से प्लेसेंटा को और मेम्ब्रेन्स को चेक करना है कि वो पूरे हैं कि नहीं. कंप्लीटनेस के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छूट गया तो बाद में पेशेंट विल लैंड अप इन पीपीएच. एंड यू हैव टू एग्जामिन द बर्थ कनाल, वेजाइना, पेरिनियम, सर्विक्स, सबको अच्छे से आपको एग्जामिन करना है. पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करना है. क्यों? क्योंकि कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर इसे आपको रिपेयर करना है. ओके अब बच्चों सेकेंड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, एंड दैट सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज रिटेन्ड प्लेसेंटा. यस, रिटेन्ड प्लेसेंटा. तो उसका मतलब ये है कि अगर 30 मिनट्स के बाद भी प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें? तो अब आप
क्या करेंगे कि आप ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी अभी हमने बात करी थी, इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन इज गिवन। वेन कौन सी रहेगी? वेन रहेगी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो वेन प्रेजेंट होती है, umbilical vein. Yes, so umbilical vein is used and 10 units of oxytocin is diluted. It is made up to 20 ml in saline and it is infused inside the umbilical vein to help separate the placenta. इस बात में मदद करता है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए। अगर 30 मिनट में भी सेपरेट नहीं हुआ है तो, अगर उसके बाद भी सेपरेट नहीं होता है, आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स पहले ही दे चुके होते, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यू कैन गिव। सो अगेन 600 माइक्रोग्राम्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स यू कैन गिव orally, PGE1, misoprostol, give it orally. It might help to separate the placenta. कैसे काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन? यू ऑलरेडी नो दैट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है और एक्सपेल कर देता है अंदर की चीज़ को। तो जो रिटेन प्लेसेंटा होता है ना, वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का होता है। पहला होता है ट्रैप्ड या इनकार्सरेटेड। उसका मतलब सेपरेट तो हो गया है लेकिन सर्विक्स बंद है तो बाहर नहीं आ पा रहा। दूसरा प्लेसेंटा अधेरेंस, उसका मतलब कि चिपका हुआ है लेकिन अगर आप थोड़ा ट्रैक्शन देंगे तो निकल आएगा, मिसोप्रोस्टोल से निकल आएगा, कोई और ऑक्सीटोसिक देंगे, कुछ एफर्ट लगाएंगे, इट विल कम आउट, दैट इज प्लेसेंटा अधेरेंस। तीसरा है और सबसे खतरनाक वाला, प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसलिए बोला, इसका मतलब ये होता है प्लेसेंटा एक्रीटा का कि ये जो यूट्राइन वॉल होती है, जो यूट्राइन वॉल होती है उससे प्लेसेंटा इस तरह से चिपक जाता है कि उसकी मायोमेट्रियम तक घुस जाता है प्लेसेंटा, और मायोमेट्रियम तक चला जाता है और उसको पेनिट्रेट करता हुआ बाहर उसका जो सिरोसा है वहाँ तक भी जा सकता है। तो इसीलिए स्पेक्ट्रम है, क्योंकि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेनिट्रेशन है। बहुत गड़बड़ चीज़ होती है, प्लेसेंटा एक्रीटा में प्लेन नहीं मिलता है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा से भी इसका रिमूवल मुश्किल होता है। द अल्टीमेटली पेशेंट यू हैव टू रिजॉर्ट टू हिस्टेरेक्टमी, दैट इज रिमूवल ऑफ द यूट्रस। तो बच्चों, अगर प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ है 30 मिनट में तो क्या करेंगे? व्हाट ऑल शुड बी डन? सो फर्स्ट थिंग इज, हो सकता है कि ब्लैडर फुल है और इस वजह से वो प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गया है लेकिन जगह नहीं मिल रही है। यू एम्प्टी द ब्लैडर, then what you can do is breastfeeding or nipple stimulation of the mother. Now what happens is that when she feeds her baby तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन यूट्रस के ऊपर एक्ट करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है और हेल्प करता है प्लेसेंटा के रिमूवल में। चेंज ऑफ पोजीशन, अपराइट पोजीशन बिठा दो, है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा, वेदर इट इज सेपरेटेड और अनसेपरेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर सेपरेट हो गया है, यू कैन सी द साइंस ऑफ सेपरेशन बट इट इज़ नॉट कमिंग आउट, द सर्विक्स इज क्लोज्ड, देन यू कैन हेल्प समथिंग द अदर वे आउट। या अगर सेपरेट नहीं हुआ है तो आप थोड़े से ड्रग्स देके उसको सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर एक्रीटा वाला होगा तो फिर तो वो कॉम्प्लिकेटेड की कैटेगरी में आता है। फिर सेपरेट नहीं होता है, रिटेन्ड हो जाता है, तो फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करते हैं। दैट मीन्स दैट अंडर जनरल एनेस्थीसिया you will take the patient to arrange blood, relax the uterus by giving some drugs which are known as tocolytics. So I suppose you know what are tocolytics. So you will give some tocolytics, you will relax the uterus and you will hold the umbilical cord here, hold it like that and you will go with your other hand. आप दूसरे हाथ से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक हाथ से कॉर्ड को ले रहे। कॉर्ड बहुत ज़रूरी है, कॉर्ड अगर टूट जाती है तो मैनुअल रिमूवल हो नहीं पाता है, तो हम उसकी गाइडेंस में अंदर जाते हैं। हम प्लेसेंटा के एज तक पहुंचते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे पहुंच के हम ये उसकी दोनों प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में हम घुसने की कोशिश करते हैं, एक प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं और फिर प्लेसेंटा को रिमूव कर लेते हैं। फिर हम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ड्रग्स देते हैं और फिर हम धीरे से अपना हाथ बाहर निकालते हैं। ये मैनुअल रिमूवल का तरीका होता है। और अब बात करेंगे कि अगर पीपीएच हो गया है तो मैनेज कैसे करेंगे। तो आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने ऑक्सीटोसिन दिया था, यूजुअली इट इज़ एटोनिक पीपीएच, और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो आपने मिसोप्रोस्टोल दे के देख लिया, है ना। Then what are you going to do next? So of course you have to arrange blood for the patient,
मेंटेन हर जनरल कंडीशन फर्स्ट, सेंड सम इन्वेस्टिगेशंस, कुछ ऐसा मैनूवर कर सकते हैं जिससे कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो उसमें एक आता है बलून टेम्पोनाड। तो बलून टेम्पोनाड के लिए स्पेशली बलून्स अवेलेबल हैं। तो कई तरह के बलून्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें करते क्या है कि एक कैथेटर के ऊपर एक बलून जुड़ा हुआ रहता है, हम उसे यूट्रस में डाल देते हैं, फिर उसको कुछ 400-500 ml सलाइन से इन्फ्लेट कर देते हैं। वो फूला हुआ बलून यूट्रस की वॉल को प्रेस करता है, ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, और हमें तब तक उसमें इन्फ्लेट करना होता है फ्लूइड या फिर सलाइन जब तक कि ब्लीडिंग बंद नहीं हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि हर एक में 300 डालना है या 500 डालना है। आपने कैथेटर, ये जो मैंने दिखाया हुआ है, ये फोलीज कैथेटर से किस तरह से बलून बनाया जाता है उसका प्रेजेंटेशन है। तो उसमें हमें उतना सलाइन डालना होता है जितने में हीमोस्टैसिस हो जाए, यानी कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। So Bakri balloon was actually first it was recommended by WHO in 2006। ये तो फोलीज का है जिसमें हम फोलीज कैथेटर और कॉन्डोम यूज़ करके हम बलून तैयार करते हैं और यूट्रस में डाल देते हैं और इससे ब्लीडिंग बंद करते हैं। इसको छत्तीसगढ़ बलून भी कहा जाता है। बट बकरी बलून WHO ने रिकमेंड किया था लॉन्ग बैक। ओके तो दोनों चीज़ों का काम एक ही है कि अंदर यूट्रस के अंदर डाल के बलून को फुला देना है सलाइन से, और यूट्रस जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेस होंगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। उसको 12 to 24 आवर्स तक हमें डाल के रखना है और फिर जनरल कंडीशन वॉच करते रहना है। ब्लीडिंग नहीं है फिर उसको डिफ्लेट करना है, 24 आवर्स बाद डिफ्लेट करना है। तो जब डिफ्लेट करते हैं वो भी बहुत स्लोली करते हैं, 5 ml पर मिनट ये स्पीड होती है डिफ्लेट करने की। तो धीरे 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 उसे हम डिफ्लेट करते हैं, वॉच करते हैं पेशेंट को, और ये इस तरह से हम पीपीएच कंट्रोल करते हैं। अगर इससे भी नहीं हो रहा है कंट्रोल, जैसे आपने डाला लेकिन 1 घंटे बाद भी ब्लीडिंग तो है। सो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सामने की तरफ हम छोटा सा एक कट लगा देते हैं, और अगर ब्लीडिंग होती रहती है तो वो यहाँ से अंदर आके और यहाँ से ट्रिकल होके और यूरो बैग में कलेक्ट हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि भाई ब्लड तो आ रहा है, ब्लड भर रहा है यूरो बैग में, इसका मतलब ब्लीडिंग अभी बंद नहीं हुई है। आपने भले ही इन्फ्लेट कर दिया है यूट्रस को लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं हुई है, तो फिर आपने इस प्रोसीजर को अबैंडन करना है और उसको इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करना है और सर्जिकल इंटरवेंशन करना है। और सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करना है वो तो एक अलग ही बहुत बड़ा सा विस्तृत टॉपिक है जो इस क्लास में कवर नहीं हो सकता है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट द 3rd stage of labor. Thanks for hearing me out and keep studying, my dear viewers.